ठीक है। कल हमने कहा था कि जो गोल्गी बॉडीज होती है, द गोल्गी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज, जैसे ऑनियन पील्स होती है अरेंज, ऐसे गोल 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 वैसी होती है क्या, कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। ठीक है। विद डिस्टिंक्ट, यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट होता है, क्या चीज़ डिस्टिंक्ट होता है यहाँ पे, विद डिस्टिंक्ट, क्या हो गया, विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग ट्रांस। कन्वेक्स होता है, ठीक है, कन्वेक्स होता है, सिस वो कन्वेक्स होता है, और द फॉर्मिंग, मिनट, कन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग, लोड ही नहीं हो रहा है, और द फॉर्मिंग फेस। ठीक है। कन्वेक्सिस होता है एक पार्ट, और उसको बोलते हैं कन्वेक्स पार्ट। कन्वेक्स पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिंग सिस। ठीक है। और क्या होता है, कनकेव ट्रांस होता है। कनकेव जो होता है वो ट्रांस वाला पार्ट होता है। वो फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि वो मैच्योरिंग होता है। क्या होता है, मैच्योरिंग, मैच्योरिंग फेस। ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है फॉर्मिंग फेस होता है वो। ठीक है। जो सिस होता है ना, कन्वेक्सिस, वो क्या होता है, फॉर्मिंग फेस। यहाँ मिलते हैं फॉर्मिंग फेस। कन्वेक्सिस जो होता है वो फॉर्मिंग फेस होता है। और साथ में जो कनकेव सिस होता है वो क्या होता है, वो ट्रांस होता है, जो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे कनकेव ट्रांस में क्या लिख रहा होता है, देखिए, कनकेव ट्रांस होता है और कन्वेक्स सिस होता है। इतना समझ आपको आ गया। हाँ। तो वो क्या होता है, वो फॉर्मिंग फेस होता है, कन्वेक्स बन रहा होता है। और कनकेव क्या होता है, वो मैच्योरिंग फेस होता है। आप मानिए अभी देखेंगे डायग्राम में, अभी समझ आ जाएगा वो अच्छे से। आपको मैंने सेंड किया था अभी, है ना, एक मिनट, ग्रुप में हम देखते हैं यहाँ पे। मैंने आपको सेंड किया था वो, उससे सॉरी, है ना ये। एनसीईआरटी ना देती है ये सब चीज़ें, क्या बने एनसीईआरटीएस। मैं इसको कहता हूँ पहले शेयर स्क्रीन, तब जाके हमें ये समझ आएगा। कहाँ गया ये डायग्राम, व्हाट्सएप ही है। एक मिनट, कहाँ गए, ये लोड ही नहीं हो रहा है, एक मिनट, व्हाट्सएप क्या, नहीं व्हाट्सएप खुलता ही नहीं है। अच्छा ये रहा व्हाट्सएप। ये देखिए आप देख पा रहे हैं सामने ये, कन्वेक्सिस हो, ये ट्रांस, है ना, ये देखिए आप ध्यान से। ऊपर देखिए आप, सिस है ना, सिस लिखा है ऊपर यहाँ पे, सिस ये क्या है, कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स सिस होता है। और ट्रांस क्या होता है, वो कनकेव होता है, ये कन्वेक्स है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मिंग फेस। ठीक है, जो सिस होता है वो फॉर्मिंग फेस होता है। और जो ट्रांस फेस नीचे की ओर होता है वो क्या होता है, वो मैच्योरिंग फेस होता है। तो इतना को रखना है याद, बाकी आसान है। यहाँ पे देखिए, ये सिस्टर नहीं पता, ये सिस्टर नहीं, जो ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, ल्यूमिन पता है, ये जो बीच में इसका होता है ल्यूमिन। ठीक है। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल, यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेजिकल आ जाता है, फिर वो यहाँ से बन के निकल जाता है। आप मानिए फैक्ट्री होती है, यहाँ से घुसता है क्या, ट्रांसपोर्ट वेजिकल, यहाँ से निकलता है क्या, न्यूली फॉर्म्ड वेजिकल। सिस से घुसता है, निकलता कहाँ से, ज़्यादा सी बात है, मैच्योरिंग फेस निकल जाएगा वो ट्रांस से। ठीक है। तो यहाँ पे सिक्रेटरी वेजिकल होता है, यहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल होता है। अब यहाँ पे क्या है, सिक्रेटरी वेजिकल बनता कहाँ से, वेजिकल न्यूली फॉर्म्ड वेजिकल यहाँ से ट्रांस पे बन जाता है। तो आप मानिए कंपनी जैसी हो रही होती है, वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा होता है, यहाँ से पैकेजिंग हो रही होती है, वैसे आप कुछ मानिए। अब पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी से, जैसे कि एनसीईआरटी ने यहाँ पे दिया है हमें। देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कि मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं समझाने के लिए, इजी वर्ड इसमें। देखिए आप, गोल्गी सिस्टर्नी क्या होती है, द गोल्गी apparatus इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सैक्ड मेम्ब्रेन सैक्स, है ना। जो गोल्गी apparatus होता है वो बन जाता है फ्लैटेंड स्टैक्ड, मतलब जो एक दूसरे पे स्टैक्ड होते हैं, मेम्ब्रेन सैक से बन जाता है। गुच्छे होते हैं, मतलब सैक्स मतलब बोरियां होती हैं मेम्ब्रेन की। दीज फ्लैटेंड सैक्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी, जो ऐसे ऐसे होते हैं कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। दे आर अरेंज्ड वन अबव द अदर लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स, है ना, जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स होता है ना, प्लेट 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 ऐसे बन जाते हैं वो। दिस होल स्ट्रक्चर इज यूजुअली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस के पास होता है, मौजूद होती है। तो कंसेंट्रिकली का मतलब क्या होता है कि स्टर्नी आर अरेंज्ड इन कर्व्ड स्टैक्ड मैनर, जिसमें मैंने कहा आपको, दे अपीयर स्लाइटली बेंट नॉट स्ट्रेट, है ना। तो सिस फेस क्या होता है, सिस फेस द फॉर्मिंग फेस जो बन रहा होता है, वो क्या होता है, यूजुअली कन्वेक्स, कर्व्ड आउटवर्ड, वो बाहर की ओर कर्व्ड होता है। तो यूजुअली दैट इज क्या, दैट इज कन्वेक्स, है ना। वो ऐसे होता है, आप देखें उसको, कर्व बाहर की ओर होता है कर्व, ठीक है, ऐसे। और इट रिसीव्स वेजिकल्स, ये वेजिकल्स कहते हैं क्या,
कनकेव कन्वेक्स क्या होता है? कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये क्या आपको दिख रहा है सामने से? ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये ना कन्वेक्स, ये क्या है? कनकेव। अगर कर्व्ड आउटवर्ड होगा वो क्या होता है? कनकेव। क्या आप देख पा रहे हैं उसको? कर्व्ड आउटवर्ड ही। अगर कर्व्ड इनवर्ड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? कनकेव। तो पता ही है। इट रिसीव्स वेसिकल स्मॉल सैक फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये स्मॉल वेसिकल्स को रिसीव करता है, ठीक है। वेसिकल्स मानिए आप छोटी छोटी बोरियां होती है, उनमें कुछ प्रेजेंट होता है, वो मैं आगे पढ़ना है उसमें क्या होता है वेसिकल में, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ईआर, उधर से ये रिसीव करता है स्मॉल वेसिकल्स को। तो सो थिंक इट एज द एंट्री साइड ऑफ द गोल्गी apparatus। आप मानिए जो सिस फेस है, सिस फेस होता है, सिस फेस जो कि कन्वेक्स होता है, वो आप मानिए वो एंट्री साइड होती है गोल्गी apparatus की। तो सिंपल लाइन आप समझ सकते हैं ऐसे कि सिस फेस रिसीव करता है मटेरियल्स को, और ट्रांस फेज होता है वो मैच्योरिंग फेस होता है। वो इट यूजुअली इस कनकेव है ना, जैसे वहाँ पे देखा था हमने, वो कनकेव होता है, वो कर्ड इनवर्ड होता है ना कि आउटवर्ड। इट सेंड्स आउट प्रोसीडेड प्रोसेस मटेरियल टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, है ना। तो ये एग्जिट होता है गोल्गी गोल्गी बॉडी का। सिंपल लाइन आप रख सकते हैं याद, कि ट्रांस फेस ट्रांसपोर्ट करता है किनको? मटेरियल्स को, है ना। सिस फेस से आता है, निकलते कहाँ से? ट्रांस फेस से निकलता है अच्छे से प्रोसेस्ड होके। तो एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, उसका मतलब क्या हो गया जो उसने लिखा है नीचे, कि सिस फेस एंड ट्रांस फेस हैव डिफरेंट फंक्शंस बट दे आर कनेक्टेड थ्रू द स्टैक्ड सिस्टर्नी। हम जानते हैं ये चीज़, है ना, वो कनेक्टेड होते हैं स्टैक्ड सिस्टर्नी से। Materials enter from cis get modified leave from trans, है ना। It works like a family factory assembly line। एंट्री गेट से आ जाते, होते प्रोसेस, निकलते एग्जिट गेट से। अब ये डिफरेंट क्यों होते हैं? बिकॉज द प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड स्टेप बाय स्टेप while मूविंग थ्रू द सिस्टर्नी, ठीक है। प्रोटीन जो निकल जाते हैं, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाते हैं? दे दे आर मॉडिफाइड स्टेप बाय स्टेप। जब वहां से ना वेसिकल कोई आ जाता है उधर से, जो सैक होता है, उसमें होते हैं बाज़ अवत प्रोटीन्स, तो मॉडिफाई होते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो द टू एंड परफॉर्म्स डायरेक्ट रोल्स इन द प्रोसेस। तो ऐसे यहाँ पे आप मानिए वो एंट्री पॉइंट होता है, ये एग्जिट पॉइंट होता है। सिस इज द एंट्री पॉइंट एंड ट्रांस इज द एग्जिट पॉइंट। ये एनसीईआरटी ने इतना समझा दिया है ना। तो सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि वो क्या होता है? सिस एंट्री फेज, ट्रांस फेज क्या होता है? वो एग्जिट जहाँ से हो जाता है। बट आर इंटरकनेक्टेड साथ होते हैं बाय बाय व्हाट? बाय सिस्टर नहीं, यहाँ सिस फेज यहाँ ट्रांस फेज। The Golgi apparatus principally forms the function of packaging materials। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? पैकेजिंग करना। ये पैक कर रहे होते हैं मटेरियल्स को, कौन? गोल्गी apparatus पैक कर रहा होता है मटेरियल्स को टू डिलीवर इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स, ताकि कर सका डिलीवर उसको कहाँ पे? सेल के इंट्रासेलुलर टारगेट्स, यानी कि बिटवीन द सेल्स जो टारगेट्स होते हैं, इंट्रा यानी कि इन बिटवीन द सेल्स, और सक्रीटेड आउटसाइड द सेल, ठीक है, ताकि इनको कर सके क्या? जो पैकेजिंग मटेरियल, इनके वेसिकल्स जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं वेसिकल्स को? ऐसा नहीं, यहाँ पे देखिए आप, इनको बोलते हैं कि स्क्रिटरी वेसिकल जो होता है, क्या बोलते हैं? है ना, आता है क्या? इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए समझना है, एनसीईआरटी इतना कम लिखती है। देखिए ट्रांसपोर्ट वेसिकल तो आता है, पहले ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वो कहाँ से आता है? फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, घुसता कहाँ पे? सिस फेज में। फिर क्या होता है? प्रोसेस निकलता है कहाँ से? ट्रांस फेज से। वहां से निकलते हैं क्या है? ट्रांस फेज निकलता है क्या? न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल जो होता है, वो क्या होता है? न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल, या उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रिटरी वेसिकल, जो बाद में बनता है उसको स्क्रिटरी वेसिकल। आप रखिए याद, यहाँ पे स्क्रिटरी वेसिकल। यहाँ पे देखिए आप। तो और स्क्रीटेड आउटसाइड द सेल, या क्या होता है? स्क्रीट आउटसाइड द सेल, कौन? यही स्क्रिटरी वेसिकल, जो पैकेजिंग मटेरियल जिसको पैक किया जाता है। Materials to be packed in the form of vesicles, है ना। From यहाँ पे लिखा है from the ER endoplasmic reticulum fused with the cis phase of the Golgi apparatus, है ना। जो पैकेट मटेरियल्स जो उनको पैक होना होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स आ जाते हैं पहले ईआर से, फ्यूज करते हैं वो सिस फेज के साथ, जो कि गोल्गी apparatus का होता है ऊपर से। फिर वो मूव करते टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, यानी कि ट्रांस फेज। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गोल्गी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। क्योंकि उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से असलन असलन क्या आ जाता है? वेसिकल्स आ जाते हैं, जिनको पैक होना होता है, टू बी पैक्ड इन द फॉर्म वेसिकल, ठीक है।
उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। फिर बाद में बनता क्या है, वो बनता है बाद में स्क्रिटरी वेसिकल। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसिस बाय, ये जरूरी नहीं आपको लिखा नहीं है सिर्फ इसमें से। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नंबर ऑफ प्रोटीन जो बन जाते हैं कहाँ पे, राइबोसोम्स के जरिए से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता है प्रोटीन, राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। और कहाँ पे, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होते हैं आर ई आर पे, है ना। आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी, वो सिस्टर्नी में मॉडिफाई हो जाते हैं। कौन, प्रोटीन्स जो वेसिकल के फॉर्म में आ जाते हैं, राइबोसोम्स जो बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब समझ रहे कि नहीं कितना इंटर रिलेटेड है सेल बायोलॉजी। इन द सिस्टम ऑफ गोल्गी अपार्ट बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, ट्रांसफेज रिलीज होने से पहले क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो बनाता है राइबोसोम जो कहाँ पे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उन प्रोटीन क्या हो जाती है असल में, मॉडिफिकेशन, है ना। पता है एनसीईआरटी क्या करती है, ये बहुत प्रिसाइसली लिखती है। अब देखिए अगर इसको खोलेंगे ना, ये दो तीन लाइनें यहाँ बन जाएंगी। लगता है खाली एक ही लाइन, ये दो तीन लाइनें होती है। इससे इंसान बोलता है, जब जब तक इंसान लाइन पढ़ रहा होता है पुरानी लाइन भूल गई होती है ना। ये हो जाता है पहले पहले। अच्छा, बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, ठीक है। गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ बन जाते हैं। कहाँ पे, गोल्गी apparatus में ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं। आप मानिए प्रोटीन तो प्रोटीन ही होता है ना, लिपिड भी लिपिड होता है। अब ग्लाइको मतलब आप मानिए शुगर यहाँ पे ऐड होता है, शुगर प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड, शुगर प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ऐसे आप समझते हैं इसको कि ग्लाइको प्रोटीन मतलब होता है इफ शुगर अटैच टू प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, इफ शुगर अटैच टू लिपिड ग्लाइकोलिपिड। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट गलती से। मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है मुझे घर पे इस टाइम, मैं चाहता हूँ फ़ोन से ही है। जब भी 5G नेट ना अनलिमिटेड होता है इसको, अब बीच में ही जाते हैं मगर आजकल, फिर शायद होता है ख़त्म ही है अचानक से। लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होता है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है टू परफॉर्म इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो विद इन द सेल जो हो जाती है डाइजेशन, तो उसके काम में ये आ जाते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ बोला इंटर का, इंट्रा का मतलब यहाँ है ना, यहाँ पे कहाँ पे आया था अभी, इंट्रा सेलुलर है ना, इंट्रा सेलुलर टारगेट्स विद इन द सेल जो टारगेट्स होते हैं। इंटर मतलब होता है क्या, इन बिटवीन, इंट्रा क्या होता है विद इन, इंटर इन बिटवीन, है ना। इंटर स्कूल कंपटीशन, ये स्कूल का लड़ाई स्कूल के साथ, इंट्रा स्कूल, स्कूल में आपस में हो रहा है फेस्टिवल, इंट्रा स्कूल फेस्टिवल। तो ये समझ नहीं ये वाली बात। तो लाइसोसोम्स में क्या होता है, यहाँ पे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाती है विद इन द सेल। अगर हम चाहते हैं कि हम करें विद इन द सेल डाइजेशन, सेल के अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के बाहर डाइजेशन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, है ना। तो मीनिंग क्या, मतलब क्या यहाँ पे ये है कि दे डाइजेस्ट मटेरियल्स इनसाइड द सेल। अब डाइजेस्ट क्या करते हैं वो, वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स, आप मानिए ऑर्गेनेल्स होती हैं पुरानी, उन्हें खत्म कर देते, तोड़ देते, कौन, लाइसोसोम्स। फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, फॉरेन पार्टिकल, बाद बैक्टीरिया को जाता है तो ब्लास्ट ही कर देता है लाइसोसोम, है ना। उसको क्या बोलता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम इज कॉल्ड ए सुसाइड बैग, है ना, इसको बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ शायद 9th क्लास में। Why they are called as suicidal bags? Because if lysosome bursts, its enzymes can digest the entire cell. तो इस लाइसोसोम में क्या होता है, इसमें असल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट, वो एंटायर सेल ही बर्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया को, फूड पार्टिकल्स को, वॉर्न आउट ऑर्गेन्स को खत्म कर सकते हैं। ये बात हमें पता है ये चीज़। एक और बात यहाँ पे, वो एंजाइम्स ये सब है, ठीक है, उनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलेसिस उनको बोलते हैं, ठीक है। लिपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, ये हम सब पढ़ेंगे इन डाइजेशन आराम से, है जो क्लास 11 में पढ़ने हैं हमें। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन होता ही है, वेसिकुलर भी होते हैं। वेसिकुलर मतलब क्या हो गया, जो मतलब सैक लाइक होते हैं। वेसिकल मतलब आप मानिए सैक होता है, वेसिकल इज इक्वल्स टू सैक। फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus, जो गोल्गी apparatus में पैकेजिंग हो जाती है उससे ही लाइसोसोम बन जाते हैं। इतनी खतरनाक पैकिंग हो जाती है गोल्गी apparatus में। तो इसलिए हम इनको पढ़ते हैं साथ में, इनको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जहाँ पे ये सब आ जाते हैं ना। क्या क्या आता है, लाइसोसोम वहाँ पे आता है, गोल्गी apparatus वहाँ पे आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है फंक्शनली।
ना कि स्ट्रक्चरली, फंक्शनली बहुत ज़्यादा इंटररिलेटेड। अच्छा, तो द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स। लाइसोसोम होता क्या होता है ना, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकली। तो जो अब अलग रह जाते हैं लाइसोसोमल वेसिकल्स, उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि हमने देखा वो क्या होता है, ये सब चीज़ें। अब ये करते क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस यूजिंग वाटर। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। जब भी आपको जिंदगी में आगे ना हाइड्रो हाइड्रो, आप बोलेंगे वाटर। लाइसिस क्या होता है, हमें शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ब्रेक डाउन करना। लाइसिस, सेल लाइसिस, सेल को काटना, तोड़ देना। तो हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है जब पानी से आप तोड़ोगे, मैं पानी से तोड़ रहा हूँ कोई चीज़। अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो पानी की प्रेजेंस में तोड़ देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो हाइड्रो मतलब हो गया वाटर, लाइटिक हो गया टू ब्रेक। सो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कॉज हाइड्रोलिसिस, ब्रेकिंग डाउन अ बॉन्ड बाय एडिंग वाटर। अगर आपने पानी डाल दिया तो ये बॉन्ड तोड़ तोड़ देते हैं बीच में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं। तो इन लाइसोसोम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स करते क्या है, जिनको हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। प्रोटीन्स को करते तोड़ देते अमीनो एसिड्स के अंदर, क्योंकि असलन जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स की लॉन्ग चेन से बन जाता है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटीन। तो वो जो लॉन्ग चेन जहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बीच में होता है, वो पानी की प्रेजेंस में बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स तोड़ा जाता है बाय व्हाट, बाय प्रोटीएसेस, है ना। प्रोटीन आप बनिए प्रोटीएसेस एंजाइम, आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर समझ नहीं आया आप बोल सकते हैं। यहाँ पे इस कंसेप्ट जमा हो रहे पांच छह एक साथ। लिपेसिस क्या करते हैं, वो फैटी एसिड्स को तोड़ देते हैं, वो लिपिड्स को तोड़ देते हैं फैटी एसिड्स के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन से क्या बन जाता है, लिपिड। तो उसी फैटी एसिड को वो तोड़ देते हैं, कौन, लाइपेस, लिपिड लाइपेसिस, ठीक है। प्रोटीएसेस जो प्रोटीन तोड़ते, लाइपेसिस जो क्या करते, लिपिड तोड़ देते। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में होते तोड़ देते किस पे, सिंपल शुगर्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स को, क्योंकि शुगर जब बड़ा बड़ा हो जाता है वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। वो हमें सब पढ़े हैं, मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड, वो तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल आइडिया आप समझिए कि दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड द सेल, that inside the cell, ठीक है, that break down complex molecules into the smaller ones using water। ये हम नहीं पढ़ रहे डाइजेशन पेट वाली, हम पढ़ रहे कौन सी वाली, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो विद इन द सेल हो जाती है। तो वाटर के इस्तेमाल के बाद एक लाइपेस फैटी एसिड्स की, लिपिड को फैटी एसिड्स की चेन में तोड़ सकता है। और प्रोटीएस जो है वो प्रोटीन को तोड़ सकता है वाटर की प्रेजेंस में बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। प्रोटीएस तोड़ता है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स, और तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू व्हाट, शुगर्स। तो दे आर ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। अगर एसिडिक पीएच होगा तो उस टाइम में वो अच्छे से रहते हैं क्या, एक्टिव। कौन, ये एंजाइम्स जो कहाँ होते हैं, लाइसोसोम्स में। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, और साथ में न्यूक्लिक एसिड्स को भी। जैसे हमारा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। इनको क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक, इनको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। क्या बोलते हैं ना, एन ए आता है ना एंड पे, डीएनए, आरएनए, दीज आर न्यूक्लिक एसिड्स। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है लाइसोसोम। या जो वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स होती है, जो खत्म हो जाती है बाद में, पुरानी हो जाती है, उनको भी डाइजेस्ट करता है कौन, लाइसोसोम। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। कहते हैं सुसाइड पांतिक सन पान पामाइद, बागिन सन तबाही करत। अब है वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी होता है स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर, इसमें होता है। सैप इसमें होता है। सैप क्या होता है, सैप का मतलब होता है लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जो सेल होती है उसमें वैक्यूल में लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। अब उस सैप में क्या होता है, उसमें वाटर हो सकता है, सॉल्ट, शुगर, वेस्ट मटेरियल। तो वो सैप हेल्प करता है टर्गर प्रेशर, प्रेशर मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर। मतलब टर्गर प्रेशर मतलब होता है जिससे सेल की टर्जिडिटी बरकरार रहती है। वो हमें पढ़ना है आगे वाले चैप्टर्स में। मतलब उससे सेल अच्छी खासी मोटी रहती है।
आप मानिए फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे किशमिश लाएंगे हम डालेंगे उसको पानी, वो क्या होता है ना, गोल गोल बन जाता है, उसको बन जाता है अंकुर वापस से किशमिश को, है ना। अगर भी ट्राई करना वो चीज़, तो अगर हम उसको निकालेंगे उस अंगूर को, लेकिन ड्राई किस जगह पे, वो क्या बन जाएगा, फ्लेक्सिड बन जाएगा वो, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही आप मानिए वो पानी जैसा उसको डालते हैं उसमें मोटा हो जाता है ना। अब सेल को भी वैसे टर्जिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, टर्गर प्रेशर को बोलते हैं, मतलब प्रेशर से वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, तो फूलने के लिए सैप इस्तेमाल होता है, जो कि लिक्विड होता है जिसमें वाटर, सॉल्ट, शुगर और वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं। वो कहाँ पे होता है, वो वैक्यूल में ही होता है। वैक्यूल कितना बड़ा होता है प्लांट सेल्स में, देखा आपने? ये मतलब होता है एनिमल सेल्स में, खाली प्लांट सेल्स में होता है। ये देखिए आप वैक्यूल। कहाँ पे गया ये वैक्यूल? आपको याद है ना, सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, बड़ा सा, उसमें पानी होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैक्यूल कहीं पे नहीं, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल होता है जो अलग होता है, और वहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में आप देखिए ध्यान से, वैक्यूल कितना बड़ा है बीच में, ये देखिए आप, इसमें क्या होता है, वाटर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, मिनरल हो सकता है। इससे सेल मतलब आप देखिए एक हिसाब से आप मानिए उसके जो टर्गर प्रेशर है वो होता है मेंटेन, वो मोटी रह जाती है, वो ऐसी वो नहीं पिचक नहीं जाती है वो नहीं पिचक जाती है। चलते हैं हम अब यहाँ पे, कहाँ पे थे हम? कितना टाइम लगा इसको लोड होने पे। उसके बाद, द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इस वैक्यूल को बाहर से सिंगल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन जो कहते हैं सराउंड वैक्यूल को प्लांट सेल के अंदर, ये सेपरेट करता है सेल सैप इनसाइड द वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अगर टोनोप्लास्ट नहीं होता और वैक्यूल होता, तो वैक्यूल के अंदर जो पानी होता, जो सैप होता, सैप मतलब वही जो उसमें होता है वाटर, मिनरल, सॉल्ट वगैरह, वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाता। तो आप मानिए उसको बाहर से एक दीवार जैसी होती है, एक बाउंड्री होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वो कहाँ होता है, वो वैक्यूल के बाहर मौजूद होता है टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। इतने बड़े हो सकते हैं ये क्या, वैक्यूल्स, और उनमें क्या होता है प्रेजेंट वैक्यूल्स में, सैप, वो क्या मतलब होता है, वाटर होता है इसमें प्रेजेंट। तो इतना ज़्यादा ये वॉल्यूम ले सकते हैं, अंदाज़ा करिए, 90% of the volume of the cell. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against the concentration gradients into the vacuole. प्लांट में जो टोनोप्लास्ट होता है, जो कि वैक्यूल को बाहर से, सैप को साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए मेम्ब्रेन होता है, वो कहते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस और बाकी जो मटेरियल्स होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, वो वैक्यूल में घुस जाते हैं। यानी कि फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से वो जाते हैं कहाँ पे, टू हाई कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे लो है आयंस, आयंस कम है, ठीक है, या यहाँ पे हम मानेंगे अगर मटेरियल्स कम है, फिर ये वो घुस रहे हैं इसमें ही, और इसमें ज़्यादा थे पहले से ही, और इसी में घुस रहे हैं वो चीज़ें, है ना। ये खिलाफ है, मतलब इट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, है कि नहीं। यहाँ पे लो से हाई में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होता है, इट्स एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी लग जाती है, वो तो हम जानते हैं। हेंस, कल पढ़ा था हमने एसल मेम्ब्रेन में, हेल्थ देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। ये ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, हेंस देयर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किन की, मतलब आयंस की या बाकी मटेरियल्स की ज्यादा पाई जाती है वैक्यूल के अंदर, क्योंकि खिलाफ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही घुस जाता है इसके अंदर मटेरियल्स, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। अगर इसमें ज्यादा भी आयंस होंगे, फिर भी वहां घुसेंगे आयंस, फिर भी वहां घुसेंगे आयंस। करता कौन है ये सब कुछ, टोनोप्लास्ट। फिर से बढ़िया लाइन, थोड़ा मुश्किल पढ़नी है ये, सोचना पड़ता है इसके बारे में। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस and other materials against the concentration gradient in the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. अब वही चूस रहा होता है वैक्यूम की तरह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन अमीबा, अब अमीबा में क्या होता है, वहां पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था शायद पिछली बार, है ना। इज द इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, हमने बार बार बोला है कि वाटर और सॉल्ट की बैलेंस को बोलते हैं क्या, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस होना बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। और एक्सक्रीशन के काम में ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में हेल्प करता है। और मेनी सेल्स जैसे प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है, वहां पे क्या होता है, प्रोटिस्ट के अंदर फूड वैक्यूल होता है,
जो बन जाता है बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। वो करते हैं फूड पार्टिकल एनगल्फ, अंदर क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। कुछ मैंने यहाँ पे लिखा होगा। Contractile in vacuole, the contractile vacuole helps in osmo regulation and excretion। osmo regulation का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, या बोलते हैं मतलब वाटर और सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करना, या बोलते हैं डिफरेंस सिर्फ क्या, वाटर बैलेंस, जहाँ पे ना ऑस्मोसिस, ऑस्मो मतलब होता है वाटर का कुछ ना कुछ होना। अमीबा लिव्स इन फ्रेश वाटर, है ना, वाटर कंटिन्यूसली एंटर्स इट्स बॉडी बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि अमीबा जो है वो रहता है फ्रेश वाटर में। तो पानी घुस जाता है ऑस्मोसिस से, यानी कि फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी कम होता है इसमें, घुस जाता है अंदर पानी, जाहिर सी बात है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। मैं आपको बोला था कि ऑस्मोसिस की ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन क्या है, कि डाइल्यूट जब एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से जब एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से वाटर निकल जाता है, वो डाइ नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, फ्रॉम हमें बोलना है कि फ्रॉम लोअर टू हायर, क्या हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हमें बोलना है कि वो होता है फ्रॉम लो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब पानी ज़्यादा कहाँ पे होता है, यानी पैराडॉक्स थोड़ा सा, पानी ज़्यादा वहाँ पे होता है जहाँ पे डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट से ज़्यादा है कहाँ पे, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की ओर ज़्यादा है पानी। तो क्योंकि अमीबा में पानी कम होता है, बाकी सॉल्वेंट ज़्यादा होंगे, और पानी में पानी ज़्यादा होता है, बाकी सॉल्वेंट्स कम होते हैं, तो वो घुसता है अंदर सीधे, है ना। अगर समझ नहीं भी आएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़। द कंट्रैक्टाइल वैक्यूम कलेक्ट्स एक्स्ट्रा वाटर एंड पुशेस आउट, है ना, ये कहता है एक्स्ट्रा वाटर कलेक्ट और निकालता है बाहर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, सम मेटाबॉलिक वेस्ट आर आल्सो एक्सपेल्ड थ्रू इट, तो पता ही है वो चीज़, एनसीईआरटी ने वो कहा है। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूम क्या करता है, वो एक्सेस वाटर निकालता है अमीबा से। दूसरी लाइन क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, कि इन मेनी सेल्स स्पेशली प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग फूड। मतलब क्या होता है, द सेल सराउंड द फूड पार्टिकल, सेल करती है सराउंड फूड पार्टिकल को, तो वहां पे एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक बन जाता है इसके अराउंड। उस सैक को, बोरी को बोला जाता है फूड वैक्यूल। खाना आ गया, पास से बोरी बन गई, फूड वैक्यूल कहाँ बनता है, प्रोटिस्ट में। डाइजेशन हैपेंस इनसाइड इट, ठीक है। कंट्राक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, वो करता है रिमूव वाटर और वेस्ट। और फूड वैक्यूल क्या करता है काम, वो करता है डाइजेस्ट फूड को बाय फॉर्मिंग ए सैक अराउंड दैट। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सैक बन जाता है इसके इर्द गिर्द। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, जिसको सिंगुलर क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया। unless unless specifically stained are not easily visible under the microscope। अगर इनको हमने स्टेन नहीं कर दिया, मतलब क्या होता है स्टेन, देखिए आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा सा ये चीज। स्टेनिंग मतलब हो गया, मानिए आप कुछ चीजें होती है जो दिखती नहीं है हमें आंखों से, उनको अपना रंग दिखता नहीं है, उनका अपना रंग दिखता ही नहीं है। अब लेकिन वो होते तो है ना वहां पे मौजूद। अब उनको ढूंढने के लिए इंसान डालता है कुछ, मानिए आप फॉर एग्जाम्पल कुछ कलर, उनसे वो कलर लग जाता है उनके ऊपर, फिर में वो दिख जाते हैं, वरना वो खुद ब खुद नहीं दिख जाते। उसको बोलते हैं स्टेनिंग, ठीक है। मिसाल क्या दूंगा मैं इसकी, मतलब कोई चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे ये इनविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है यहाँ पे शीशा है, ठीक है, वो दिखता नहीं है इंसानों को, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ पेंट कर रहा हूँ उसको पेंट, अब दिख रहा है ये अच्छा रेड शीशा था ये, ठीक, दिखता नहीं था तब से। जिस तरह वो अस्पताल में क्या होता है, वो क्रॉस लगा होता है शीशे को, ताकि लोग समझेंगे ये शीशा वहाँ पे है, टूट नहीं जाएगा ये, है ना। तो वे मतलब आप मानिए विदाउट स्टेनिंग ये दिखता नहीं है साल साल। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजी विजिबल, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया अंडर द माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत हो सकती है, जैसे जो परिंदे होते हैं ना, परिंदे, एव्स, उनके सेल में बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि उनके पास, उनको बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी होती है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, उड़ना होता है, चलना नहीं होता है, तो दे नीड मोर एनर्जी। And what is the powerhouse of the cell? Mitochondria is the powerhouse of the cell, responsible for what? ATP formation. Responsible for what? मतलब एनर्जी देना, देता है ये, ठीक है, रेस्पिरेशन करवाता है, तो उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वही कहता है, डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल्स की कैसी है। परिंदे उनको उड़ना होता है बेचारों को, उनके सेल्स में बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो बहुत अच्छे से रेस्पायर कर पाते हैं। इंसान दौड़ता है, लगती है ना फिर इंसान को ऑक्सीजन की भूख लग जाती है, ऑक्सीजन की, इंसान फिर चाहता है कर रहा होता है ताकि ऑक्सीजन लेगा और ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही आप समझिए वो चीज़। इन टर्म इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड।
शेप और साइज में भी ये डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी यहाँ पे होती है, किसी का शेप कुछ ऐसा होगा, कुछ और ऐसा का होगा, ठीक है, या साइज में कुछ छोटा बड़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वो डिफर करता है। टिपिकली ये सॉसेज जैसा होता है, खाते ना वो सॉसेज ऐसा कुछ प्यारा सा, जो टॉम भेजा था अपने उस पे एपिसोड में, एक बार टॉम ने वो बिजनेस स्टार्ट किया था टॉम एंड जेरी में। सॉसेज शेप्ड होता है क्या, और सिलेंड्रिकल हैविंग a diameter of 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। इतना ही होता है, यहाँ से यहाँ तक साइज होता है, रेंज। एवरेज आप मानिए 0.5 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ कितनी उसकी होती है, डायमीटर, ठीक है, मतलब ऐसे डायमीटर का कितना होता है, लेंथ कितनी होती है इसकी, वो होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, लेंथ इसकी कितनी होती है, 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये लिखा है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, हाँ। और उसके ये होती है क्या, क्या इसको बोलते हैं, रेडियस, सॉरी ना, ये डायमीटर वो कितना होता है एवरेज, 0.5 माइक्रोमीटर। रेंज कितना होता है, 0.2 to 0.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल। अब क्या करें, यहाँ पर ही ऐसे याद रहते हैं इंसान को, है ना, ऐसे करना चाहिए। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टिवली। जो अंदर से खाली सरफेस जगह होती है, ल्यूमेन उसको बोलते हैं, कैविटी होती है, इंटरनल कैविटी, उसको हम डिस्टिंक्टिवली कर पाते हैं क्या, डिवाइड इनटू एक्वस कंपार्टमेंट्स। ठीक है, एक्वस कंपार्टमेंट्स में आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। देखिए बोले स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। मतलब ऐसे काट दिया इसको, ऐसे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मानिए आलू जैसे, इसको ऐसे काट देंगे, मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, सेक्शन है ना, होते हैं ना वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, वैसे आप समझिए, ऐसे काट देते हैं इसको। इसमें आप देख पा रहे हैं ये खाली जगह यहाँ पे जो बीच में है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जो यहाँ पे है। अब जैसे वहां पे थे गोल्गी अपार्टस में, जैसे ऐसी सिस्टर नहीं थी, सिस्टरनी, यहाँ पे किसटा होता है, ये ना, ये जो मेरा ब्लू पेन से, ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं ब्लू पेन से, ये ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टा, इनको बोला जाता है क्रिस्टा। पीछे मैट्रिक्स है, और बिकॉज इट्स डबल मेम्ब्रेनस, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन भी होता है और इनर मेम्ब्रेन भी होता है, और साथ में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पर भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, वहां पर भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि ये खतरनाक फंक्शन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन व्हाट, फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल में होता है ये, हाँ, एनिमल सेल में होता है नहीं, वहां पे कैसे होगा, दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दे आर नॉट, दे आर होलो, दे हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना, वो होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, ना कि फोटोट्रॉपिक। हम जानते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक, दे आर, है ना, पढ़ा होगा अपने क्लास में, ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद ही बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक डिपेंड करते हैं बाकियों पे अपने खाने के लिए, उसमें होलोजोइक भी आता है, सैप्रोफिटिक भी आता है। हम कहाँ पे थे, अच्छा यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एक होमोजेनस सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है। अब होमोजेनस का मतलब क्या होता है, यानी कि इट मीन सब्सटेंस लुकिंग यूनिफॉर्म थ्रू आउट, नॉट लेयर्ड, नॉट डिवाइडेड, जो यूनिफॉर्म लगता है, ठीक है, होमोजेनस, जिसना बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। आप पानी फॉर एग्जांपल मैं ला रहा हूँ, अ, पानी, उसमें मैं डाल रहा हूँ क्या, खाली सॉल्ट मिक्स कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, है ना, वही बोलते हैं। मैं लाऊंगा पानी में लाऊंगा, सॉल्ट भी डालेंगे, नमक भी डालेंगे, फिर मिलाएंगे, वो क्या होता है, हेटेरोजेनस। तो वैसे ही आप बनिए, होमोजेनस का मतलब होता है द सब्सटेंस लुक्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, नॉट लेयर्ड, नॉट डिवाइडेड, बिल्कुल यूनिफॉर्म जो होता है, होमोजेनस बराबर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पे, ये तो पता ही, आउटर मेम्ब्रेन जो ये वाला है। अब जो अंदर आप देख पा रहे हैं मेम्ब्रेन ये वाला, इसमें क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होता है इनटू सिस्टरनी। ये जो इंटर इनर मेम्ब्रेन है, आप देखिए इसको ऐसे बन रही है यहाँ पे सिस्टरनी, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से बन रही है सिस्टरनी, देख पा रहे हैं आप, दो सिस्टरनी, इधर से ऐसे 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 ऐसे, और इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, वही बोल रहा है। द स्पेस इनसाइड इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड, और इसी में जो इन जो इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड होता है, बनाते हैं क्रिस्टे, सॉरी क्रिस्टे बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो स्पेस होती है, जो कि फ्लूइड से भरी जाती है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तो आसान था।
द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। जाहिर सी बात है वो क्या बनाती है, लिमिटिंग बाउंड्री। इसके बाद तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जो हमने हमने कहा वो क्या होता है, इनफोल्डिंग जो अंदर से बनाता है इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रिस्टे, सिंगल क्या होता है, क्रिस्टा हो गया, बहुत एक, क्रिस्टे बहुत सारे, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, ठीक है। तो द क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया, करते क्या है वो, द इंक्रीज सरफेस एरिया। आप देखिए कितना बढ़ता है इसका सरफेस एरिया। अगर ये होते नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती, होता ना कम सरफेस एरिया, अपन ये ऐसे 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 कब खींची इतना हो जाएगा ना, ये अब ये कंडेंस फॉर्म में ऐसे रह रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या करता है काम, इंक्रीज ही कर देता है किसमें, सरफेस एरिया में। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, उनके साथ अलग अलग एंजाइम्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अ, तो उनके अपने अपने माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस होते हैं और एंजाइम्स के जो मेम्ब्रेन्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाती है, उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, इनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। जो सेल की एनर्जी होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, एटीपी। सेल बनाती है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो वही है ना। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। पावर कौन देता है इनको, वो घर जहाँ पावर बन जाता है, जहाँ पे सेल एनर्जी बन जाती है और वो होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर, वो होता कहाँ पे है वो सब कुछ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दैट्स व्हाई इट हैज दिस नेम, द पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है मैट्रिक्स के अंदर, किसमें, इस मैट्रिक्स में, यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। राइबोसोम्स क्योंकि हम जानते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हो सकते हैं। याद लाइए एनसीईआरटी की लाइन, कितनी अच्छी किताब है एनसीईआरटी, पहले से ही बोलती है सब कुछ। 70 एस यहाँ पे होता है। आप जानते हैं एस यहाँ पे क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट उसको बोलते हैं शायद, या सेडबर्ग यूनिट उसको बोलते हैं, सेडबर्ग यूनिट, ठीक है। वो चीज़ से पता ना, वो मतलब वो जितना कितना सेडिमेंटेशन होता है उस लिहाज से ये बढ़ जाता है। एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं जो बनाते हैं क्या, प्रोटीन्स। यानी सब पढ़ना पता है कहाँ पे, रेस्पिरेशन के अंदर हमें पूरा माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ना है। इसी के अंदर हमें पढ़ना है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन